नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी। कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर ने एक बार फिर देश में तीसरी लहर के संकेत दे दिए हैं। जनवरी महीने में देश के साथ प्रदेश में जिस तरह कोरोना के केस बढ़े हैं वो डराने वाले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा कम है। विशेषज्ञ का कहना है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट इतना घातक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हमें सजग रहने की जरूरत है। अगले आधे घंटे हम अलग अलग डॉक्टर्स से चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे बढ़ते कोरोना के बीच अपने आपको सुरक्षित रखना है। इसके अलावा एक्सपर्ट से यह भी जानेंगे कि कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। हम चर्चा करें इससे पहले देश प्रदेश में कोरोना के क्या हालात हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो जनवरी के महीने में देश भर में किस तरह से आंकड़े आए हैं कोरोना के, इस पर नजर डालते हैं। देश में कैसे बढ़ रहा है। जनवरी 2022 में 33,750, 3 तारीख को 37,379, 4 जनवरी 2022 को देश भर में, जबकि 5 जनवरी को 58,097 केस सामने आए हैं। इसी तरह से बात 6 जनवरी की करें तो 90,928 और 7 जनवरी को 1,17,100, 8 जनवरी को 1,41,000। तो 33,750 से 3 तारीख से यह सिलसिला शुरू हुआ, जो 9 तारीख को 1,59,000 तक पहुंच गया। तो ये तो थे देश भर के आंकड़े। और अब बात करते हैं प्रदेश के आंकड़ों पर कि प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कैसे बढ़ा है। 1 जनवरी को प्रदेश में 301 संक्रमित सामने आए थे, 2 जनवरी को 355, 3 जनवरी को 550 और 4 जनवरी को 1,137 संक्रमित सामने आए थे। इसी तरह से बात करें 5 जनवरी की तो 1,883, 6 जनवरी को 2,656, 7 जनवरी को 3,300 और 8 जनवरी को 4,108 नए संक्रमित सामने आए थे। बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर में किस तरह से कोरोना संक्रमण दिन बर दिन सामने आ रहा है। 1 जनवरी को यहां पर 192, 2 जनवरी को 224, 3 जनवरी को 414, 4 जनवरी को 745 नए संक्रमित सामने आए थे। इसी तरह से बात करें 5 तारीख की तो 5 जनवरी को जयपुर में 1,138 संक्रमित थे, 6 जनवरी को 1,439, 7 जनवरी को 1,527 और 8 जनवरी को 1,866 नए संक्रमित सामने आए थे। तो देखा अपने देश, प्रदेश और राजधानी तक के आंकड़े किस तरह से हर दिन आंकड़े बढ़े हैं। और न सिर्फ आंकड़े बढ़े हैं बल्कि लोगों की चिंता भी बढ़ी है। साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि लापरवाही भी बढ़ी है, घटी नहीं है। इसकी वजह से ये स्थिति बनी है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में आखिर क्यों ये आंकड़े बढ़े, किस तरह से हालात सुधरेंगे, कैसे तस्वीर में जो है वो साफ होगी, कैसे ये आंकड़े घट सकते हैं, कैसे लोगों को अपने आप को इससे बचाना है, इससे जानकारी हम इस पर चर्चा करेंगे। अगले आधे घंटे डॉक्टर विवेक गुप्ता और डॉक्टर रमेश शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर जनवरी में ही एक साथ इतने आंकड़े क्यों बढ़े हैं, क्या इसके कारण रहे हैं। इसका मेन कारण ये रहा है कि जैसे ही कोरोना का प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ, एकदम से शादी ब्याह एवं चुनावी रैलियों का सीजन आ गया। लोग भी काफी समय से लॉकडाउन में थे और एवं परेशान थे। ओवरक्राउडिंग हुई एंड ओवरक्राउडिंग के कारण से जो कोरोना का जो बचा कुचा संक्रमण था वो बढ़ने लगा। इसके अलावा कोरोना ने अपना एक नया रूप धारण किया जिसका नाम ओमिक्रॉन है। एंड ये जो ओमिक्रॉन है इसकी मल्टीप्लिकेशन रेट काफी फास्ट है। आम जो दूसरे वेरिएंट्स हैं कोरोना के उनके मुकाबले इसकी इन्फेक्टिविटी रेट भी काफी ज्यादा फास्ट है, जिसकी वजह से जनवरी के माह में एकदम से कोरोना का प्रकोप पिछले 15 से 20 दिनों में ही काफी तेजी से बढ़ गया है। डॉक्टर रमेश शर्मा, आप भी सहमत हैं कि क्या इससे ये संख्या बढ़ने का कारण यही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, दो ही मेन फैक्टर है। पहला फैक्टर तो जो लोग लापरवाह हो गए हैं, हम खुद भी लापरवाह हो गए हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, बाजार में, किसी प्रोग्राम में लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं है। और दूसरा जो ओमिक्रॉन है उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ये दो ज्यादा। और इसके अलावा सर ये नए नए म्यूटेंट हैं, नए नए म्यूटेशन हैं, उसका तौर तरीका उसका बदल गया। लोगों के एक कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंस शुरू से था,
और यही बात कही जा रही थी। लेकिन यहाँ एक बात सामने आई थी, कुछ लोग ये कह रहे थे, जिम्मेदारों से लेकर आमजन तक हर जिसका वास्ता नहीं है वो भी कह रहा था, और जिम्मेदार लोग भी इस बात को कह रहे थे कि बहुत ज्यादा घातक नहीं है, और दूसरी तरफ एक धड़ा कहता है कि बहुत ज्यादा घातक है। तो इससे लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, जो घातक वाली बात है, तो जो डेल्टा वायरस आया था या पहले भी जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो वेरी स्टार्टिंग में उसमें भी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम थी। और अब जब ओमिक्रॉन की बात आ रही है कि ये घातक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का भी रोल है। जो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखा है, उनका इम्यूनिटी स्टेटस अच्छा है, तो एक वो फैक्टर भी है, उसलिए भी अभी इतनी मोर्टेलिटी ज्यादा निकल के नहीं आ रही है। बट टाइम के हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है कि ये भी थोड़ा घातक साबित होने की संभावना है। तो ज्यादा अपन लापरवाही में तो इसे नहीं ले सकते, ज्यादा हल्के में इसे नहीं ले सकते। डॉक्टर विवेक गुप्ता, जिस तरह से ये शुरू हुआ था और WHO से लेकर और तमाम उन देशों में भी हमने देखा जहां पर पहले इसका असर आ गया था, एक तरह से तीसरी लहर जैसे कहा जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके हमारे जिम्मेदार जो हैं वो इसे एक तरह से बहुत हल्के में लेते रहे, और जब जिम्मेदार हल्के में लेते रहे तो आमजन ने भी इसे बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लिया। जैसा अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी भी हमें 2 साल 3 साल बाद भी हमें ये कहना पड़ रहा है लोगों से कि वो मास्क लगाएं, वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें। तो आपको नहीं लगता कि ये हमें आदत में स्थायी रूप से डाल लेना चाहिए, क्योंकि ये खतरा फिलहाल टलने वाला नहीं है? जी, आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला। SMS, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, इसको अगले 5 सालों के लिए ही छोड़िए, इसको हमेशा के लिए हमें अपनी आदत में डाल देना चाहिए। ऐसा भी माना गया है कि यदि सभी लोगों में सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग की आदत पड़ गई तो कोरोना छोड़िए, ट्यूबरक्लोसिस एवं बहुत सारी बीमारियां भी हमारे भारतवर्ष से कम हो जाएंगी। जी, और खासतौर से सर बच्चों की बात करें, एक धारणा बन गई है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको खतरा कम है, किशोरों को भी वैक्सीन लग रही है। अब सरकार मांग उठा रही है कि 2 साल से लेकर और अधिक आयु वर्ग तक के बच्चों को भी टीका लगा दिया जाए। कब लगेगा फिलहाल तय नहीं है, लेकिन बच्चों को लेकर जिस तरह की धारणा है, पहले ही बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ी मुश्किल है कि किस तरह से पेरेंटिंग की जाए, कैसे उन बच्चों का ध्यान रखा जाए। तो इसे लेकर आपसे जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि किस तरह का एहतियात उन माता पिताओं को रखना है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि बच्चों को ओवर क्राउडेड एनवायरनमेंट में ना लेके जाएं। बच्चों 2 साल से नीचे मास्क रिकमेंडेड नहीं है, तो मास्क बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। 2 साल से बड़ा बच्चा है तो आप जरूर मास्क लगाइए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। इसके साथ साथ ही फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग पर ध्यान दें। बच्चों को दिन में कम से कम 3-4 बार अपने हाथ धोने की आदत जरूर डालिए। इसके अलावा यदि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स यदि वो वैक्सीनेट होती हैं, सपोज आज कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है और उसका वैक्सीनेशन हो गया है, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगे और वो एंटीबॉडीज ब्रेस्ट मिल्क के सहारे अपने आप बच्चे में जाएंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली इम्यूनाइज हो जाएगा। व्हाट आई मीन टू से कि हमें बड़ों को भी वैक्सीनेशन से दूर नहीं जाना चाहिए। जितना अधिकाधिक वैक्सीनेशन अपना करवा सके, अधिकतर गर्भवती एवं लैक्टेटिंग माताएं जो हैं वो अपना, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो अपना वैक्सीनेशन कराएं तो उतना ही अच्छा रहेगा। अभी सरकार ने 15 से 19 वर्ष तक के लिए वैक्सीनेशन को अलाउ किया है। धीरे धीरे जैसे जैसे इसके सेफ्टी एंड एफिकेसी डाटा आते जाएंगे, मेरा अनुमान है कि छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगेगा। डॉक्टर शर्मा, आप क्या मानते हैं, खासतौर से राजस्थान के संदर्भ में केस स्टडी क्या कहती हैं? किस तरह के केसेज इस फेज में आए हैं? ये जो मौजूदा दौर है इसमें किस तरह की तकलीफें सामने आ रही हैं, और ये पिछली बार से अलग किस तरह से दिख रहा है इसका असर? देखिए, जो भी पेशेंट्स हमारे पास यहाँ पहुंच रहे हैं, ये बात सही है कि ज्यादातर एसिम्टोमेटिक है। ज्यादातर लोगों में विशेष सिम्टम्स नहीं है, बट वो अगर रूटीनली भी टेस्ट करा रहे हैं, किसी को कहीं विजिट करना है, कहीं जाना है, कहीं ट्रेवल करना है, तो सर वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे आज भी मैं आउटडोर में था तो मैंने देखा कि 60-70% लोग एसिम्टोमेटिक थे। उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो कहीं ना कहीं इसकी इन्फेक्टिविटी की वजह से पॉजिटिव हो रहे हैं और लोग इम्यून है तो उनमें सिम्टम नहीं आ रहे। बट सिम्टोमेटिक पेशेंट भी आ रहे हैं, 20 से 30% लोग सिम्टोमेटिक भी है और 5 से 10% लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिन्हें हमें एडमिट करना पड़ रहा है। जैसे आरयूएचएस में पहले एडमिशन बिल्कुल नहीं थे, अभी 80 के अराउंड पेशेंट है जो आईपीडी है, भर्ती है। 15 के लगभग पेशेंट आईसीयू में है और 60 के लगभग वार्ड्स में एडमिट है। उनमें से कुछ ऑक्सीजन पे भी है। तो सारे पेशेंट तो एसिम्प्टोमेटिक नहीं है, पर ज्यादातर जो मेजर बल्क है वो एसिम्प्टोमेटिक ही है। और सर इसके अलावा एक चीज और इस मौसम में धारणा बन जाती है, अगर जरा सी भी जुकाम लगती है या खांसी होती है या फीवर आता है तो इसे कोरोना के तौर पर ले लिया जाता है। घबराहट होती है, बेचैनी होती है लोगों में और कई लोग तो जांच कराने तक से कतराने लगते हैं और वो इसे छुपाने लगते हैं। अभी एक नया ट्रेंड बाजार में आया है कि कोई किट मार्केट में आई है और लोग खुद ही अपने स्तर पर इसे जांचने भी लगे हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या सर्दी जुकाम अलग है और किस तरह से ये जांच कर सकते हैं बगैर उस किट की मदद के? प्राथमिक तौर पर कोरोना के क्या, इस वेरिएंट के क्या लक्षण हो सकते हैं और खांसी आमतौर पर जो सर्दी का असर है वो कैसे दिखाई देगा? कैसे इसमें असर महसूस करें, फर्क? देखिए अपने देश की एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर डॉक्टरों के अलावा सब लोग डॉक्टर हैं जी। मतलब सब अपने आप में अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने भाई बंधुओं से, अपने फ्रेंड से सब राय लेते हैं कि भाई क्या करना है और वो एक दूसरे को गुमराह कर देते हैं जी। और किसी भी स्पेशलिस्ट के पास या फिजिशियन के पास या हॉस्पिटल्स में विजिट करना लोग कम पसंद करते हैं। ये एक बहुत ही गलत धारणा है जो अपने देश में हर बीमारी के प्रति चली आ रही है पहले से। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर बुखार, खांसी, गले में दर्द, सिर दर्द, पूरे शरीर में दर्द हो, वीकनेस महसूस करें या ऐसे कोई भी सिम्टम उनको जो लगे तो वो तुरंत स्पेशलिस्ट से, किसी फिजिशियन से या गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी नियर बाई हो वहां पर वो कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर उन्हें एडवाइस करते हैं टेस्ट के लिए तो वो टेस्ट कराएं और खुद के लेवल पे अगर वो करते रहेंगे तो कॉम्प्लिकेट तो होंगे ही ना फिर सर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में और हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। नए तरह के इसमें बदलाव आ रहे हैं और लोगों की चिंता बढ़ रही है। जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों की चिंता भी बढ़ रही है, लेकिन लापरवाही जो है वो कहीं कम होती दिखाई नहीं दे रही है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव और एहतियात उन्होंने बताए हैं कि किस तरह से आप उन एहतियात को बरत के आप खुद महफूज रह सकते हैं, अपने पूरी सोसाइटी को सुरक्षित रख सकते हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता का और उनसे जानते हैं कि खासतौर से बुजुर्ग, जैसा आपने पहले बच्चों के बारे में बताया, बुजुर्गों के बारे में भी बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हैं, जो वैक्सीन लेने से बचते रहे हैं। कई बार इस तरह की भी भ्रांति है कि किसी को कोई रक्त विकार है या और कोई डिजीज है जिसकी वजह से उन्होंने वैक्सीन नहीं ली और अब जब ये खतरा इतना बड़ा है तो उनकी घबराहट दोगुनी हो गई है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनकी उम्र भी अधिक है और जो वैक्सीनेट भी नहीं है? डेफिनेटली पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम डिजीजेस में वैक्सीनेशन जो है वो हम लगा सकते हैं विद फिजिशियंस एडवाइस और विद डॉक्टर्स एडवाइस जी। कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जैसे कि इम्यूनोडेफिशिएंसी की डिजीजेस हैं, कुछ तरह के कैंसर्स हैं जिनमें वैक्सीनेशन जो है वो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो उनमें भी आप डॉक्टर की सलाह लें। एवं बच्चों को एवं बुजुर्गों को इसके साथ साथ फ्लू का वैक्सीन भी अपने को जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, बुजुर्गों को थोड़ा सा इंडोर्स में ही रहें, घर पे ही रहें, सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीजें फॉलो करते रहें। बुजुर्गों की और बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो रिलेटिवली युवा अवस्था के अपेक्षा काफी कम होती है, इसलिए कोरोना संक्रमण का खतरा इन दोनों को नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो डॉक्टर मेरे विचार से अपने को जो भी चिकित्सक हैं उनके
उनकी सलाह के अनुसार वैक्सीनेशन जरूर लगाना चाहिए। डॉक्टर रमेश, या आगे जो आपके भी पास एक्ट करना आना है होगा। एक सवाल है कि अभी जिस तरह से सर्दी पड़ी थी, जिस तरह से मौसम बदला था, लोग अपने घरों में कैद पहले से थे क्योंकि इस लहर की बात सामने आ रही थी, और उसके बाद लोगों ने अपने आप को और आइसोलेट कर लिया, और आइसोलेट करने के बाद लोगों ने खिड़की दरवाजे बंद रखे कुछ दिनों के लिए। तो खबर ये आ रही है कि संक्रमण का जो संक्रमण जिस तरह से बढ़ा है, वो एक बड़ा कारण इसका भी है कि लोगों ने वेंटिलेशन के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और ऐसी चीजों का कैसे ध्यान रखा जा सकता है? क्या करना चाहिए लोगों को जिससे और सुरक्षित रहें घरों में? डॉक्टर शर्मा। जी सर। देखिए, जहां तक वेंटिलेशन की बात है तो वेंटिलेशन तो होना ही चाहिए, भले ही सर्दी हो, कितनी भी सर्दी हो, अपने को वेंटिलेशन का ध्यान तो रखना ही चाहिए। क्योंकि अगर एयर क्रॉस नहीं होगी तो जो इन्फेक्शन है वो घर के अंदर रहेगा। कोई एक बंदा अगर इन्फेक्टेड है तो पूरी फैमिली अफेक्ट हो जाएगी। और दूसरा वाली बात है, अगर अपन रूम को पूरा ब्लॉक करके रखेंगे चारों तरफ से, तो नो डाउट थोड़ा लेवल डाउन जाएगा एक टाइम के बाद में, और थोड़ी घुटन वगैरह भी महसूस हो सकती है। तो वेंटिलेशन तो भले कितनी सर्दी हो, वेंटिलेशन का ध्यान तो रखना ही चाहिए। थोड़ी देर के लिए अपन खोल के फिर वापस बंद कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कुछ लोगों के पास स्पेस नहीं है, एक ही कमरे में रहना पड़ता है या 2 कमरे हैं, और बच्चे भी छोटे हैं, तो किस तरह से बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? और मान लो सर्दी जुकाम जैसी भी समस्या है, किसी को शिकायत है, ऐसे में उन बच्चों को भी कैसे ध्यान रखें, परिवार के अन्य सदस्यों का भी कैसे ध्यान रखें? देखिए, अगर बीमार है या कोई भी सिम्टम है तो पहले तो डॉक्टर से सलाह लेनी है, और जैसा डॉक्टर एडवाइस करते हैं, अगर सिम्टम ज्यादा सिम्टोमेटिक है तो अपन हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। अपने पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अच्छे खासे बेड हैं, अभी तो बेडों की भी कोई समस्या नहीं है। जी जी। तो अगर किसी भी परिवार में किसी बच्चे को या बड़े किसी को भी अगर सिम्टम आ रहे हैं तो हमें हॉस्पिटलाइज करा दें। घर पे अगर व्यवस्था और कम है, सामान्य स्थिति में क्या करना चाहिए? सामान्य परिवार के स्थिति में एक देखो, सदस्य को खान-पीन अगर का सर्दी जुकाम जैसी शिकायत है तो बाकी सदस्य कैसे सुरक्षित रहें? सर वो वही बता रहे हैं ना, सर ने भी जैसा बताया था अभी, कि अगर कोई भी बंदा अफेक्टेड है, किसी को भी सिम्टम है, तो पहले तो वो टेस्ट करवा लें। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर वो आइसोलेट होए। घर पे अगर व्यवस्था नहीं है तो अपन हॉस्पिटल्स में सब जगह भी बेड खाली है तो वो वहां पर उनको एडमिट करा दें, ताकि बाकी घर वाले अफेक्ट नहीं हो। जी। और अभी आपके पास अगर केस स्टडी की बात करें डॉक्टर गुप्ता, किस तरह के केसेज ज़्यादा आ रहे हैं? ओपीडी की अगर बात करें तो ओपीडी में किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, और ओवरऑल अगर बात करें तो किस तरह के केसेज इन दिनों में, खासतौर से इस जनवरी के महीने में ज़्यादा आए हैं? एसिम्टोमेटिक हैं, सिम्टोमेटिक हैं, या सिर्फ सर्दी जुकाम वाले हैं? जी सर, जो मैक्सिमम केसेस अभी हमारे पास आ रहे हैं वो मेनली सर्दी जुकाम खांसी वाले बच्चे आ रहे हैं। बिकॉज आई एम अ पीडियाट्रिशियन, तो मैं जनरली बच्चों को डील करता हूँ। जी। तो जितने भी मैक्सिमम बच्चे आ रहे हैं वो सर्दी जुकाम एवं बुखार के साथ आ रहे हैं। 2-3 दिन तक यदि उनका ARI ठीक नहीं होता तो हम कोरोना की जांच कराते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे जो आ रहे हैं वो सर्दी जुकाम एवं बुखार लेकर आ रहे हैं, एवं जो फीवर है वो भी उनका हाई ग्रेड है, 1012 103 तक आ रहा है जी। लेकिन कुछ केसेस बड़े अनयूजुअल प्रेजेंटेशन के साथ भी आ रहे हैं, जैसे कि वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पेट दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुआ, एवं 2 दिन 3 दिन तक उनको फर्क नहीं आया, हमने कोरोना का टेस्ट कराया, कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो कुल मिला के जैसा पहले बोला जाता था कि कोरोना केवल खांसी जुकाम बुखार या फ्लू लाइक सिम्टम्स ही लेके आता है, ऐसा नहीं है। कोरोना के वेरिड प्रेजेंटेशंस हैं और वो अब किसी भी रूप में आने लगा है। तो बच्चों, जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? सर उनको बस यही एडवाइस देना चाहेंगे, देते हैं कि हम लोग जितना आप बचाव हो सके उतना बचाव कीजिए। जल्दी से जल्दी यदि कोई भी सिम्टम आता है आपके बच्चे को तो चिकित्सक के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। डॉक्टर रमेश जी, जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, सरकार ने भी एहतियात बरता है, और उसके बाद नई गाइडलाइन भी जारी हुई है, SOPs भी इसकी जारी की गई हैं। आपको क्या लगता है कितने दिन में ये खतरा कुछ हद तक कम होगा? क्योंकि वापस उस स्थिति में लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी अब लोग नहीं कर सकते। तो किन प्रिकॉशंस के साथ लोगों को आगे बढ़ना होगा? एक बार आपकी सलाह अगर लोगों तक आप पहुंचाएं। देखिए, खतरा जो टलने वाली बात है, वो तो खतरा तो अभी टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है सर जी। अभी तो आप ये मान के चलिए कि जिस स्पीड से केस बढ़ रहे हैं, तो ये फरवरी में प्रोबेबली इसका पीक होगा, और एक बार पीक होने के बाद ही ये केसेस डाउन होंगे।
और दूसरी बात जो प्रिकॉशंस की है, तो प्रिकॉशंस फिक्स है अभी तक कि आप मास्क लगाइए, और वर्क फ्रॉम होम होता है तो वो बहुत बढ़िया है, वर्क फ्रॉम होम करिए आप। ऑफिस में जाके भी आप बैठे-बैठे वर्क करते हैं तो वो वर्क करते भी हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम करिए, आप मास्क लगाइए, और किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो वैक्सीन लीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है, आप गैदरिंग में मत जाइए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो भी गैदरिंग्स हो रही है उन्हें कंट्रोल करें। सर, आपसे ये भी जानना और चाहेंगे कि जिन लोग क्या, हालांकि ये सवाल का थोड़ा सा जो उत्तर है वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप क्या मानते हैं कितने लोग कार्यस्थल से ये बीमारी लेकर लौटते हैं, कितने लोग घरेलू स्तर पर संक्रमित होते हैं, कितने बाजार से संक्रमण लेकर लौटते हैं, एक आमतौर पर अगर बात करें तो? देखिए, अगर मैं आरयूएचएस हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ, और अगर मेरे घर पे कोई इन्फेक्ट हो रहा है तो वो आप ये मान के चलिए कि वो इन्फेक्शन मैं ही लेके जा रहा हूँ यहाँ से। जी। और कोई भी किसी ऑफिस में या मार्केट में कहीं भी कुछ काम करते हैं तो घर पे तो इन्फेक्शन मेजोरिटी ऑफ केसेज में वर्क प्लेस से लेके जाया जाता है। तो घर पे वहां पर किस इन्फेक्शन तरह का वैसे नहीं एटमॉस्फेयर आएगा। तैयार किया जाना चाहिए? देखिए, अगर घर जाने के बाद नहा सकते हैं डेली, तो आप डेली नहाइए घर जाने के बाद। अब वो बात अलग है, भाई सर्दी हो रही है नहीं नहा सकते हैं, लेकिन सर्दी में भी नहाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। घर जाके अगर आप नहाते हैं, कपड़े चेंज करके घर में एंट्री करते हैं, तो थोड़ा चांस कम हो जाएगा इन्फेक्शन स्प्रेड होने का। डॉक्टर गुप्ता, और आप इम्यून वर्क सिस्टम प्लेस को पे लेकर अगर भी आपसे मास्क लगा के, जी, इम्यून सिस्टम को कैसे और अधिक मजबूत किया जाए, खासतौर से बच्चों में? सर, बच्चे को इम्यून सिस्टम के लिए कोई कोई किसी महंगी दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाएं, खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा जो है वो प्रचुर मात्रा में हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों। इसके साथ साथ उनको तला भुना एवं ठंडी चीजें नहीं खिलाएं। साथ में ही मैक्सिमम जो शुगर वाली चीजें हैं वो नहीं खिलाएं, फास्ट फूड से बचें, बर्गर पिज्जा पास्ता जो है वो नहीं खिलाएं। तो ये ऐसे जनरल प्रिकॉशंस हैं जो कि हर अवस्था में हर बच्चे के लिए लाभदायक है। ऐसा पाया गया कि पिछले लॉकडाउन के बाद बच्चों में ओबेसिटी की रेट एकदम से बढ़ी, क्योंकि उन्होंने घर पर रहकर बहुत ही ज्यादा जंक फूड खाया। जी। तो उस जंक फूड से अपन बचें। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार कुछ मेडिसिन हैं, लाइक मल्टीविटामिन हैं, विटामिन सी है, विटामिन डी है, ये सारी चीजें लेना चाहिए जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होती है। जी जी। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो जानेंगे एक्सपर्ट से कुछ और सुझाव उनसे लेंगे, कुछ और सलाह लेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगी। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में, और हम एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक वो महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रहे हैं जो आपके लिए इस कोरोना के दौर में बेहद उपयोगी है और उससे आप पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, बशर्ते आप उस पर अमल करें, उससे गौर से सुने। इस खास कार्यक्रम में जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, डॉक्टर विवेक गुप्ता और डॉक्टर रमेश शर्मा। भले ही सलाह बहुत छोटी छोटी है, सामान्य सी बातें हैं, लेकिन एक्सपर्ट जो हैं डॉक्टर, जो रोजाना डील करते हैं इस तरह के केसेज को, उस पर रिसर्च करते हैं, उससे डील करते हैं, वो निश्चित तौर पर जो सलाह दे रहे हैं, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर आप ये पक्का मानकर समझिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, और ना सिर्फ आप बल्कि आप अपनी सोसाइटी को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो एक बार फिर से डॉक्टर विवेक गुप्ता का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर, खासतौर से जो बच्चे अभी नवजात हैं या जो जिस तरह से जो वैक्सीन प्रक्रिया है उसमें, और क्या कुछ जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, कौन सा टीका उन्हें नहीं लगा है, कौन सा उन्हें लगवाना चाहिए, इसको लेकर भी एक बार आपसे डॉक्टर विवेक गुप्ता से जान लेते हैं कि क्या उनके लिए जरूरी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अभिषेक जी। जी। वैक्सीन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन एक इम्यूनिटी है जी। और वैक्सीनेशन कहाँ स्टार्ट होता है? वैक्सीनेशन जन्म पे स्टार्ट होता है। सबसे पहला वैक्सीन माँ देती है अपने ब्रेस्ट मिल्क के रूप में। जी। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, क्योंकि उसके अंदर इतने एंटीबॉडीज होते हैं कि बच्चे को की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। जी। इसके अलावा जन्म से लेकर जो बाहर से हम सारे वैक्सीन लगाते हैं, वो सारे वैक्सीन हमें
बच्चों में जरूर लगाने चाहिए, बिकॉज उन्हीं वैक्सीन की बदौलत आज हम पिछले 40 सालों में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को यदि हम कम आधा कर कर पाए पाए हैं हैं तो जी। उसके लिए वैक्सीन को ही क्रेडिट जाता है। जी Similarly, in this COVID scenario, flu vaccine, it has become very important. No doubt, फ्लू वैक्सीन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बच्चों को कोविड से प्रिवेंशन देगा, जी। परंतु ये फ्लू की फ्रीक्वेंसी एवं फ्लू की सीवियरिटी को कम कर देगा, जिसकी वजह से बच्चे जो फ्लू की वजह से या न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाने के बाद न्यूमोनिया की वजह से जो हॉस्पिटल एडमिशंस होते हैं वो काफी कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से यदि कोविड आता है और हमें बेड्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हमारे लिए बेड्स अवेलेबल आराम से हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बच्चे फ्लू के वैक्सीन के बाद बच्चे यदि कम बीमार पड़ते हैं, उनकी सीवियरिटी कम होती है, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो सीधे तौर पर ये तो माना जाए कि मेरा जो भी वैक्सीन ड्यू है उसे बिल्कुल ड्यू नहीं रखें, उसमें कोई देरी नहीं करें और समय पर पूरा वैक्सीनेशन लगवाएं। समय पर आप सारे वैक्सीन लगाएं। शुरू के 5 साल तक हर साल फ्लू का वैक्सीन आप जरूर लगाएं। सिमिलरली वृद्धावस्था में भी न्यूमोकोकल वैक्सीन एंड फ्लू के जो वैक्सीन हैं वो अपन जरूर लगवाएं। जी, और डॉक्टर रमेश शर्मा से भी और इस तरह के कुछ सुझाव जो दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं आप, खासतौर से इस सिनेरियो में। देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, सबसे ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि किसी भी फैमिली में किसी को भी अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई से भी सिम्टम, तो इस सिनेरियो में वो इमीडिएटली नियर बाई डॉक्टर या नियर बाई हॉस्पिटल में कांटेक्ट करें, चिकित्सक की सलाह लें, और जैसा चिकित्सक बताते हैं कुछ टेस्ट अगर एडवाइस किए जाते हैं तो टेस्ट करवाएं और चिकित्सक की सलाह के हिसाब से आइसोलेट रहें ताकि वो स्प्रेडर नहीं बने। हो सकता है किसी को सिम्टम नहीं आ रहे हैं पर अगर वो पॉजिटिव है तो आइसोलेट रहे ताकि वो सोसाइटी को ज्यादा स्प्रेडर नहीं बन पाए, और पौष्टिक खाना खाएं, और अगर जरूरत नहीं है तो गैदरिंग वाली जगह पे नहीं जाएं, और धार्मिक और सोशल प्रोग्राम्स का आयोजन नहीं करें। अभी इन प्रोग्रामों से बचें जब तक ये सीनियरों अभी तक तो कम से कम 2 महीने इन प्रोग्रामों से बचें। जी, बस मैं ये सुझाव देना चाहूँगा। एक सवाल और यहाँ आपसे लेंगे कि जो फार्मूला तय किया गया है इस कोविड के दौरान की जिंक और पैरासीटामोल और कुछ दवाएं ऐसी हैं, उससे ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बगैर सलाह के भी ले रहे हैं, तो ये कितना नुकसानदायक उनके लिए हो सकता है? ऑफकोर्स सर, अगर आप कोई भी चीज अगर एक लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो वो आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स है, एलोपैथी में तो स्पेशली ऐसी कोई मेडिसिन ही साइड नहीं है, इंसुलिन के अलावा इसकी साइड इफेक्ट नहीं है। तो एक लिमिट से अगर ज्यादा आप लेंगे जो कि आपकी बॉडी को नीड नहीं है, तो नो डाउट वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करेगी, लिवर को, किडनी को, बाकी फंक्शंस को, न्यूरॉन्स को वो डैमेज करेगी। तो बिना सलाह के नहीं खाएं। कुछ लोग कई महीनों तक जिंक खाते रहते हैं, जबकि 15 दिन से ज्यादा जिंक खाने की नीड नहीं है, और 15 दिन से ज्यादा विटामिन सी खाने की भी नीड नहीं है। कई लोग तो 6 महीने से विटामिन सी खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर रमेश शर्मा, आप पत्रिका टीवी से जुड़े। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।